हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 10 फरवरी और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ आर्टिकल 356 को लेकर है। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला था कि इंदिरा गांधी के टेन्योर में आर्टिकल 356 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि जब भी किसी स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तब गवर्नर के रिकमेंडेशन पे वहाँ उस स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल एस्टेब्लिश किया जा सकता है, या फिर अगर ऐसा कोई रिकमेंडेशन गवर्नर का ना भी हो, फिर भी अगर सेंटर को लगता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के आधार पे वर्क नहीं कर रहा है, तब उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। किसकी सहायता से? आर्टिकल 356 की हेल्प से। तो आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग हमें बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए जो यूपीएससी पूछती है। तो जो आर्टिकल 356 है वो कहाँ से आया है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसका सेक्शन 93 से आया है। वहां से इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। इसे स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। और जो नेशनल इमरजेंसी होती है जो पूरे अक्रॉस द नेशन लगती है, आर्टिकल 356 के जरिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है। ये तब लगाई जाती है जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के सारे फंक्शन को अज्यूम कर लेते हैं, मतलब सारी पावर अब उनके पास में आ जाती है, सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के पास में आ जाती है। बट हमें यहाँ पे यह रखना होगा, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू उस स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और जो गवर्नर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वो वहां पर एडमिनिस्टर करते हैं। अब ये जो गवर्नर रूल है ये एट ए टाइम 6 मंथ के लिए लगता है। ठीक है, जिसके मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 3 इयर्स। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट आया था 1978 में, तब इसमें चेंज किया गया था। तब इसमें ये बोला गया था जो प्रेसिडेंट रूल है वो 1 साल से ऊपर तभी बढ़ाया जाएगा जब पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सर्टिफाई कर दे कि हाँ ऐसे कंडीशंस हैं कि अभी असेंबली इलेक्शन कराना संभव नहीं हो। तब जाके वो 1 साल से बियॉन्ड स्टेट इमरजेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है। हालांकि ये 3 साल भी एट स्टेज नहीं हो सकते, मतलब हर 6 मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना आवश्यक है। और जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तब प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। कब? विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जैसे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना आवश्यक है। हालांकि इसका टर्मिनेशन इजीली हो जाता है, इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेसिडेंट अपने नोटिफिकेशन से इस प्रेसिडेंट रूल को वापस से रिवोक कर लेते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट है आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग, जो यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ड्यू टू गवर्नर इशू एंड ऑल। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन को लेकर है। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक खुलासा हुआ है। किसने ये खुलासा किया है? ये एक पुलिट्जर अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, सेमोर हर्ष। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है जो लास्ट ईयर सितंबर में जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन में जो अटैक हुआ था वो और किसी ने नहीं, अमेरिका ने ही करवाया था। हालांकि जब ये अटैक हुआ था सितंबर 2022 में, तब इल्जाम किस पे लगा था? रशिया के ऊपर लगा था। बट अब इन्होंने खुलासा करके बताया है कि ये जो अटैक था अमेरिका ने सीआईए के थ्रू, कोई कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू कराया था। क्योंकि अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता, क्योंकि रशियन गैस पाइपलाइन में अटैक करना मतलब रशिया पर अटैक करना, तो एक वर्ल्ड वॉर का खतरा शुरू हो जाता। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने इसे कोवर्ट ऑपरेशन कराया। साथ में कुछ यूरोपियन कंट्री भी शामिल थी, जैसे नॉर्वे, स्वीडन। इन सब ने मिलकर इस अटैक को अंजाम दिया, जिसमें नेवी के, अमेरिकन नेवी के डाइवर्स का इस्तेमाल किया गया। बट हमें यहाँ पर प्रिंस के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन क्या है। देखिए, ये जो गैस पाइपलाइन है इसके थ्रू जो रशिया है वो यूरोपियन कंट्री को नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है। और ये जो पाइपलाइन है ये बाल्टिक सी के थ्रू गुजरती है। पहली जो पाइपलाइन थी वो 2011 से सर्विस दे रही है, जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन 1। ये रशिया के वायबॉक से जर्मनी को कनेक्ट करती है। और जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है ये 2021 में कंप्लीट हो गई थी। बट जर्मनी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है क्योंकि रशिया ने तब तक यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था। तो पॉलिटिकल प्रेशर था, यूरोप का प्रेशर था, उसके बाद में अमेरिका का प्रेशर था, तो इसलिए जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया था। इस वजह से क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन है वो अभी भी वाटर के नीचे ही, बट उसका यूज नहीं होता है। और इस नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन 2 को स्क्रैप करने का एक रीजन ये भी है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन 1 है वो दरअसल स्वीडन, फिनलैंड इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजर रहा है। तो जब भी कोई पाइपलाइन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरती है तब उसको ट्रांजिट फीस देनी होती है। तो वो रशिया और जर्मनी दोनों को उसकी कॉस्ट भारी पड़ रही थी। तो इसी कॉस्ट को बाईपास करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न गैस टू पाइपलाइन का आइडिया पिच किया गया। उसके बाद में सेकंड फैक्टर ये भी है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन 1 है ये यूक्रेन को भी ट्रांजिट फीस देती है। बट
रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, तो रशिया यूक्रेन को बाईपास करना चाहता है। इस वजह से भी ये जो पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम गैस 2 पाइपलाइन ये यूक्रेन को बाईपास करने के लिए बनाई गई। इसीलिए इससे अमेरिका खुश नहीं था, क्योंकि एक तो यूक्रेन को जो पैसा मिलता था ट्रांजिट फीस का वो अब नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अमेरिका का अपना एक इंटरेस्ट है। वो ये चाहता है कि यूरोप रशिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो नेचुरल गैस के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद भी जो नेचुरल गैस है वो यूरोप को एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट है। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन के ओनरशिप को देखें, तो जो 51% जो स्टेक है वो रशियन कंपनी गैसप्रोम के पास में है, जिसका पैसा रशियन गवर्नमेंट के पास आता है। तो यही वजह है कि जो यूरोपियन कंट्री है और जो अमेरिका है वो इस पाइपलाइन से ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि क्योंकि रशिया को जो पैसे मिल रहे हैं नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने के, वो इसका इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट कर रहा है। तो ये पूरा बेसिक फैक्ट हो गया नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ सेक्शन 69 ए ऑफ आईटी एक्ट को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसने अभी ऑर्डर दिया है 138 ऑनलाइन जो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स है और जो 94 मनी लेंडिंग एप्स है, उनको ब्लॉक करने के लिए। और इन एप्स को ब्लॉक करने के लिए जो मिनिस्ट्री है उसने किसका इस्तेमाल किया है? सेक्शन 69 का ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और ये किसके बेसिस पे की गई थी? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है उसके पास ये रिपोर्ट थी कि ये जो एप्स हैं, ये दरअसल हमारे देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो चाइना को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है। दूसरा, ये जो मनी लेंडिंग एप्स हैं, ये काफ़ी इनका जो मनी रिकवरी का जो तरीका है, वो काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, काफ़ी प्रेशराइज़ करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी इन मनी लेंडिंग एप्स को लेकर, क्योंकि कहीं से भी रेगुलेट नहीं थी आरबीआई के थ्रू। अब हमें ये जानना है कि सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट क्या है? तो ये जो सेक्शन 69 है, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कोई भी कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकता है। कोई वीडियो हो गया, कोई ऐप हो गया, उसके ब्लॉकिंग का ऑर्डर दे सकता है ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज सच एज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, मतलब ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया या फिर प्ले स्टोर हो गया। इन सबको वो ऑर्डर दे सकता है कि आप ये पर्टिकुलर कंटेंट है उसको ब्लॉक कीजिए और उसको हटाइए, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है वो हमारे देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। और इस पावर का इस्तेमाल जो मिनिस्ट्री है वो 2009 से कर रही है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आईटी एक्ट है इसमें पर्टिकुलर रूल है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। इस रूल के तहत ये ऑर्डर पास किए जाते हैं। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करता था। तो सिमिलर जो एक याचिका है वो सेक्शन 69 ए के तहत भी लगाई गई है कि ये एक्ट भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हालांकि इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है ब्रेसिंग फॉर सुपरबग्स, स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल एक्शन इन वन हेल्थ रिस्पॉन्स टू एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। तो ये सुपर बग्स क्या होते हैं? ये एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस होते हैं। अब एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारे शरीर में, जब वो एंटी माइक्रोबल ट्रीटमेंट जो हमको दी जाती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं, मतलब वो जो मेडिसिन हमको दी गई है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब वो वर्क नहीं करती है, तब उसे एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्योंकि उसमें जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इसके डेवलपमेंट में, ट्रांसमिशन में और स्प्रेड ऑफ एएमआर में, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस के। और इस एनवायरनमेंट में मेजर कंपोनेंट है पोल्यूशन का, मतलब पोल्यूशन मेजर फैक्टर है इस एएमआर के स्प्रेड में, ट्रांसमिशन में और डेवलपमेंट में। तो अगर जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा जो एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, उसका ट्रांसमिशन बढ़ेगा और उसका स्प्रेड बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टोटल 10 मिलियन डेथ्स देखने को मिलेगी हमें 2050 तक एनुअली। मतलब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। इससे नुकसान हमारी इकोनॉमी को भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि एएमआर की वजह से टोटल जो जीडीपी ड्रॉप होगा वो 3.4 ट्रिलियन होगा बाय 2030 और 24 मिलियन लोगों को वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश करेगा। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। अब हमें ये जानना है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कॉज क्या है। सबसे पहली बात तो ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपने देखा होगा कोरोना के समय में जब भी सर्दी खांसी होती थी उसको एंटीबायोटिक दे दी जाती थी, तो मतलब ओवर प्रिस्क्राइब्ड है। और दूसरा ये कि जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने मन से लेना शुरू कर देते हैं, वो एक्चुअल में डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते हैं, वो सीधे ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके अपना खुद का जो एंटीबायोटिक है लेने लगते हैं। तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो तो वो रेजिस्टेंस एक बार कर लेता है इन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट।
दूसरा ये कि हमारा जो वेटनरी है, जो एग्रीकल्चर है, उसमें भी एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में जो एनवायरनमेंट है, उसका काफ़ी बड़ा फैक्टर बनता है इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डेवलप करने में। चौथा है पुअर हाइजीन और लास्ट है लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये मेजर फैक्टर हो गए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। इससे काफ़ी डेथ देखने को मिलती है। करंटली 5 मिलियन डेथ हर साल होती है और ये 10 मिलियन हो जाएगी बाय 2050 तक। अब इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में जो रूटीन ट्रीटमेंट होता है, वो भी मुश्किल हो जाती है। और इकोनॉमिक लॉस भी आपने देखा कि 2030 तक हमारी जो वर्ल्ड जीडीपी होगी, उसको 3.4 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे कि चेन्नई डिक्लेरेशन 2012 का, ताकि एक पार्टनरशिप डेवलप की जाए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। एक रेड लाइन कैंपेन है और हमारे देश में नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है फॉर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 टू 21। इससे फिलहाल एक्सटेंड किया गया है, तो ये अभी प्लान वर्किंग में है। उसी तरह यूनाइटेड नेशन का वन हेल्थ अप्रोच भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए लिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने अवेयर प्रोग्राम चला रखा है, तो ये हमें याद रखना है कि वन हेल्थ अप्रोच यूनाइटेड नेशन का है और जो अवेयर प्रोग्राम है वो डब्ल्यूएचओ का है, जो कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए रखा गया है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी ने पुलिस में पूछा था। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 4। मोस्टली जो स्टील इंडस्ट्री होती है वो काफी पोल्यूटेड इंडस्ट्री मानी जाती है। तो आपको, अगर आप इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, तो आपको ये गैस कर लेना था कि हाँ, ये सारे ही पोल्यूटेंट होंगे। इसके अलावा कुछ PM10, PM2 मटेरियल भी रिलीज करता है ये, ठीक है। कुछ हैवी पोल्यूटेंट भी ये रिलीज करता है एनवायरमेंट में। तो इस वजह से जो स्टील इंडस्ट्री है वो काफी पोल्यूटेंट मानी जाती है। हालांकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसके पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, बट फिर भी ये अभी जो पोल्यूशन है वो काफी हाई क्वांटिटी में ये रिलीज करता है। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।